गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशीष वर्मा और रोज की तरह मुकाबला मेरे साथ खेलेंगे नीरज बाजपेयी और हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन। और ध्यान रखें इंपॉर्टेंट अब इस साइकिल की शुरुआत, क्योंकि अब हम लास्ट लेग में आ चुके हैं इस जनवरी सीरीज के। तो अगले हफ्ते मंथली एक्सपायरी की करनी है तैयारी, और साथ साथ मंथली एक्सपायरी की जब हम तैयारी कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली बाजार फैक्टर इन कर रहा होगा उस ऑल इंपॉर्टेंट यूनियन बजट को जो 1 फरवरी को अनाउंस होना है। तो सारा मूड कैप्चर होना है अब यहां से इस लास्ट साइकिल में इस बाजार की। ऐसे में जिस पिच पे आज का ये इंपॉर्टेंट मुकाबला होना है वो आपकी स्क्रीन पर आएगी। फ्लैटिश नोट पर अमेरिका में कामकाज की समाप्ति हुई। फ्लैट थे डाउ, फ्लैट था S&P, लेकिन जहां तक नैस्डैक की बात थी वहां पे आधे % का उछाल था। पर यह फैक्ट है कि वहां पे भी रिकॉर्ड उच्चतम स्तर लग रहे हैं, और रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छूने के बाद यूएस मार्केट्स में कुछ कंसोलिडेशन का मूड हूबहू भारतीय बाजारों में भी, और ग्लोबली ऐसे ही मूड माहौल है। अच्छी तेजी के बाद कुछ कंसोलिडेशन का मूड आपको हर तरफ अक्रॉस द ग्लोब स्क्रीन पे नजर आएगा। और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हमारे भारतीय बाजारों की एकदम सपाट, मेरे ख्याल से 10-15 पॉइंट नीचे खुलने के सिर्फ इंडिकेशंस आती हैं, तो एकदम सपाट ओपनिंग के इंडिकेशंस यहां पर भी। नीरज जी, मूड कैसा है ग्लोबली? सब ठीक? जी हाँ, बिल्कुल। कोई बहुत बड़ी वैसी खबर निकल के नहीं आई, लेकिन जो लास्ट फ्राइडे से मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि नई सरकार है, बहुत सारी चीज़ें अमेरिका में चेंज होंगी। कल वहाँ पे एकदम फ्लैट मार्केट था। जॉब डेटा आएगा, उससे पता लगेगा कि फर्दर आगे गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है। फिर वो जो क्लोज टू $2 ट्रिलियन का पैकेज दिया गया, उसकी डिटेलिंग होगी, उसको फिर सीनेट में अप्रूवल लेना। देखिए उसमें अभी इतना आसान नहीं, क्योंकि बहुत वेफर थिन मार्जिन के सीनेट है इनके पास, तो 60 चाहिए उनको। वो सब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आगे मार्केट को डाइजेस्ट करनी है। तो मुझे लगता है कि इस समय जो दुनिया भर के बाजार हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी के दम पे जो चले हैं, वहाँ पे अब रीसेट जिसको कह सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि डिलीट हो रहे हैं या कुछ हो रहे हैं, लेकिन रीसेट जरूर हो रहे हैं कि अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं कि कैसी स्थिति में होगी। लेकिन हाँ, टेक्नोलॉजी शेयरों में अच्छी खासी तेज़ी बनी हुई है, इसीलिए नैस्डैक में कल बहुत मजबूती बनी। रिजल्ट सीजन अच्छा जा रहा है वहाँ पे, ये भी एक बहुत बढ़िया बात थी। तो इन सब को देखते हुए वर्ड ऑफ कॉशन आज भी रहेगा, आपको मार्केट को उसी हिसाब से देख के चलना चाहिए। लेकिन कोई वैसी कोई चिंता दिक्कत की बात अभी फिलहाल है नहीं। अब सब कुछ इस बात पर तय होता है कि यूएस में इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या एक्शंस, पॉलिसी डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ग्लोबल मूड और माहौल। कुछ सेल है क्या टीम में आज? नहीं है, सेल तो नहीं है। देखिए कल भी नहीं डाला था, आज भी नहीं डाला, पूरे हफ्ते नहीं डाला, जबकि मैं वर्ड ऑफ कॉशन रोज कहता हूं, लेकिन सेल एक भी नहीं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में रिजल्ट सीजन भारत में भी चल रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो अभी भी बना हुआ है, और रिजल्ट्स इस तरह के आ रहे हैं कि शॉर्ट कहां से करें? आज नहीं कर सकते आप शॉर्ट में फंसते हैं। एंड में लेके आऊंगा सिर्फ इसीलिए कि वीकेंड वाला सेशन थोड़ा सा मूड माहौल कंसोलिडेशन का ग्लोबली, तो अगर और स्क्रीन्स पे लगा के रखिएगा, अगर ये वीकनेस आती है बाजार में, तब भी मुझे लगता है ये ज्यादा वीक विकेट के काउंटर्स हैं, तब दबाव आएगा, अदरवाइज छोड़ दिया जाएगा। देखिए खबरों से आप लड़ नहीं सकते। अगर खबर कोई है, जैसे एक दिन मैंने वेदांता दिया था, जब उसमें काइमा कैपिटल ने वहां पे किया, उसने कहा कि आप इसको क्यों, अरे भैया वो खबर है, नेगेटिव तो है, नहीं चला तो नहीं चला, कल भी नहीं चला, नहीं चलेगा वो, क्योंकि खबर बुरी है ना उसमें। मेरे पास खबर ऐसा नहीं है कि सब में है। बताइए। अच्छा, शुरुआत कर देता हूं खरीदारी वाले कॉल्स के साथ। सबसे पहला है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। खरीदारी करने के मौके सिर्फ इसीलिए क्योंकि ये स्टॉक 570-580 के हाई से करेक्ट होकर अभी भी कामकाज कर रहा है। 370 ऑड लेवल्स पे मेरे ख्याल से कल का क्लोज था स्टॉक का। अच्छा, इस कंपनी का सबको पता था कि अगले हफ्ते वेडनेसडे को, यानी कि 27 जनवरी को नंबर्स आने, रिजल्ट्स आने थे, उसके लिए बोर्ड मीट थी। बाजार बंद होने के बाद कल इस कंपनी ने एडिशनल घोषणा करी कि वो बोर्ड मीट जो हो रही है उसमें Q3 रिजल्ट्स के साथ साथ फंड रेजिंग और इक्विटी फंड रेजिंग की चर्चा भी होगी, उसकी तैयारी कर रही है ये कंपनी। अब ये वो कंपनी है जो ऑन द ब्लॉक लंबे समय से थी, इक्विटी फंड रेजिंग स्पेसिफिकली करना चाहती है। मुझे लगता है ऑफ हाई ट्रेड कर रही है, शायद बाजार में फोकस स्टॉक पे लौटता हुआ नजर आए। वैसे लोअर लेवल से सारी कंपनीज रिकवर करी हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है अट्रैक्टिव हो सकता है खरीदारी करने के मौके पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में 371 के लेवल्स के साथ। MCX के साथ शुरुआत, और आज सब नतीजों वाले ज़्यादा स्टॉक भरे हुए हैं। तो MCX ने कल जो अपने नतीजे देखिए 11-11.5% की आमदनी में इजाफा हुआ है, और मुनाफे में 30% का इजाफा हुआ है। एक्सचेंज का काम क्या होता है? ट्रेडिंग कराइए, उसके बीच का जो होता है वो उनकी आमदनी होती है। और कमोडिटी में खूब तेजी बढ़ी, स्पेशली गोल्ड में, येलो मेटल में बहुत ट्रेडिंग हुई। तो चूंकि मेटल का एक बुल साइकिल चल रहा है,
तो कमोडिटी में ट्रेडिंग इसलिए खूब ज़्यादा हो रही है और एमसीएक्स को फ़ायदा मिल रहा है। तो हर क्वार्टर में नतीजे इम्प्रूव हो रहे हैं और वॉल्यूम इम्प्रूव हो रहा है। बहुत पहले जो वॉल्यूम हुआ करता था अब उसको कैचअप करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि एमसीएक्स को रडार पे रखना चाहिए, ट्रेडिंग बाउंस जरूर मिलेगा। 1730 का टारगेट नियर मोनोपोली है। नियर मोनोपोली कोई है ही नहीं। और एग्जैक्टली तो और कई सारी कमोडिटीज तो एब्सोल्यूट गेम है इसका। तो इस तरह के स्टॉक्स जब भी गिरावट आती है, वैसे भी जब बीच में आई थी कंसर्न्स थे, शायद बेहतरीन मौके थे इस तरह की कंपनीज को लैच ऑन करने के। खैर नंबर्स के दम पर ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। अब जो कड़ी के स्टॉक्स हैं सारे बाय कॉल्स हैं, सारे मिड कैप स्पेस के हैं। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोग मेंशन कर रहे थे टेस्ला की भारत में एंट्री। पहले नितिन गडकरी साहब ने अनाउंस करा कि टेस्ला इंडिया आ रही है 2021 की शुरुआत। तब हमने 2020 में टेस्ला रिलेटेड तड़का रखा था। उसके बाद खबर आई कि भाई टेस्ला आ गई है, बेंगलुरु में अपना ऑफिस रजिस्टर कर दिया है, R&D का काम करेगी। फिर हमने स्टॉक्स पे फोकस करा। टेस्ला भारत में लिस्ट होगी क्या? झेल पाएंगे? साइज बहुत बड़ा है क्या? बहुत ही बड़ा है। तीसरी इंटरेस्टिंग बात, अब जो पिकअप करा जा रहा है कि टेस्ला सिर्फ R&D के लिए नहीं आ रहा है, बहुत लाइकली है कि ये कंपनी अपना मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट भी लेकर आए। अब ये बहुत लाइकली है, इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि टेस्ला का आना, बाजार मान के चल रहा है कि टेस्ला का आना मतलब इस तरफ, इस डायरेक्शन में टेस्ला शायद मूव करता हुआ नजर आएगा। खैर वो जब आएगी अपडेट तब आएंगी, लेकिन मुझे कुछ कंपनीज बड़ी स्वीट स्पॉट पे रखती हैं क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है। जो कंपनीज एज रखती हैं ई व्हीकल्स के लिए, ई मोबिलिटी के लिए, जिन्होंने पकड़ समझ के पिछले 3 सालों में बढ़ा ली है, उन सब के लिए गेम चेंजर्स हैं। ये इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रीजिग आने वाला है, ध्यान रखिएगा इस बात का। पहली कंपनी है मदरसन सुमी। बहुत पिटा है, बहुत बीटन डाउन था, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी, पर ये ऑटो एंसिलरी दिग्गज है जिसकी हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे यूरोप में बहुत तगड़ी पकड़ है। विवेक चंद सहगल के अंडर में क्या एक्विजिशंस करे, क्या ब्यूटिफुली इसने पिरोया, क्या एक्विजिशंस वर्क करे इस कंपनी के लिए, वो हिस्ट्री है। लेकिन ये कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रखती है टेस्ला के साथ। वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स ऑलरेडी है टेस्ला के मिरर्स की ग्लोबली। ये कंपनी जानी जाती है नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए। पुरानी कंपनी और आज भी जो नई नई टेक्नोलॉजीज है उनको एक्वायर कर रही है, अडॉप्ट कर रही है, अपने आप को बदल रही है। ये कंपनी कहा जाता है बहुत इजीली टेस्ला को कई सारे उसके प्रोग्राम्स में सपोर्ट कर सकती है, बहुत नेचुरल पार्टनर के तौर पे आपको नजर आ सकती है। मदरसन सुमी रडार पर रखिएगा 159 के टारगेट्स के लिए। और जब मैं ई व्हीकल्स की बात कर रहा हूं और जब मैं कह रहा हूं टेस्ला जैसा ब्रांड जब एंटर करेगा, अगर कर रहा है, अगर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की एस्टैब्लिशमेंट की सरकार से बातचीत चल रही है, तो आई एम श्योर बजट या उससे आसपास आपको तमाम अनाउंसमेंट ईवी स्पेस में आते हुए नजर आएंगे। हमें बहुत बड़ा इकोसिस्टम चाहिए। आज भी मुंबई में सोसाइटीज में चैलेंज है कि वो चार्ज कैसे होगा, हमारे ऑफिस में लाके खड़ी करूं तो चार्ज कैसे करूं, वो चैलेंजेस अभी भी हैं। इसलिए इकोसिस्टम बहुत जरूरी है, शायद उसके लिए बहुत सपोर्ट मिलना है। और ऐसा हुआ तो जो कंपनीज ऑलरेडी पकड़ बना चुकी है उनके लिए अच्छा होगा। तो ग्रीव्स कॉटन स्क्रीन पे लेकर आइएगा, मुझे हमेशा पसंद आती है कंपनी। पुणे बेस्ड ये कंपनी जानी जाती है डीजल इंजन के लिए एक जमाने से, पर इसने फ्यूल एग्नोस्टिक बिजनेस खड़ा कर दिया है। अब ये सीएनजी व्हीकल्स इंजन्स के लिए जानी जाती है, खासतौर पे 3 व्हीलर जितने सीएनजी इंजन्स लगते होंगे मेरे ख्याल से लार्जली इसी कंपनी के लगते हुए आपको हर ब्रांड में, हर ओईएम में नजर आएंगे। उसके बाद इसने बहुत स्मार्टली इस ट्रेंड को भांपा। कई लोगों ने क्वेश्चन करा जब इसने एम्पेयर मोटर्स को खरीद के धीरे धीरे करके पूरा स्टेक एम्पेयर मोटर्स का ले लिया। एम्पेयर की 2 व्हीलर्स अब रोड पे देखिए क्या ब्यूटीफुल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वो उन्होंने लॉन्च करी हैं। अब जगह जगह शोरूम्स खुल रहे हैं, पकड़ मजबूत कर रही है, अहेड ऑफ द कर्व थी, ये एक ओईएम बनने की तैयारी कर रही है। इसलिए ग्रीव्स कॉटन को डाल पर रखिएगा। हिमाद्री स्पेशलिटी, जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात होती है इसका नाम सबसे पहले आ जाता है। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं एक रैंक अंडर परफॉर्मर है, मुझे नहीं पता इसमें कब मीनिंगफुल अपटिक देखने को मिलेगा। आज सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से मैं इस कंपनी को मेंशन कर रहा हूं क्योंकि इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लिथियम आयन बैटरी। जितनी स्मार्ट जो बैटरी बना लेगा, कम समय में चार्ज होना, ज्यादा चला देना गाड़ी को, उतना उसका अपर हैंड होना है। सारा गेम उस बैटरी का होता है, लिथियम आयन बैटरी का होता है, और उसमें एडवांस्ड कार्बन का सबसे बड़ा गेम होता है।
एडवांस कार्बन के लिए हिमाद्री केमिकल्स एंड स्पेशलिटीज जानी जाती है। सिर्फ इसीलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं। ये सब जानते हैं, फिर भी ये स्टॉक चल के नहीं देता, लेकिन आज एक सेंटिमेंट इंपैक्ट हो सकता है, इसीलिए शायद स्टॉक में खरीदारी करने के मौके स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। और क्योंकि एक ही कड़ी का स्टॉक है तो मैं एक और बता, बिल्कुल चारों बताइए। टाटा केमिकल्स सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट पे ये कंपनी आपको नजर आएगी। ये कंपनी ऑलरेडी लिथियम आयन बैटरी के बिजनेस में उतरने का अनाउंसमेंट पहले ही कर चुकी थी, मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट खड़ी कर रही थी। इस कंपनी ने ऑलरेडी बहुत समय से पहले करार कर रखे थे CSIR, केकरी के साथ, इसरो के साथ, सीमेंट के साथ, सबके साथ इसने करार कर रखे थे लिथियम बेस्ड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की स्ट्रैटेजी बनाने में, और अब उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी खड़ा कर रखा था। तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी अहेड ऑफ द कर्व थी। खैर मेरे ख्याल से करा इसीलिए होगा क्योंकि टाटा मोटर्स बिग टाइम ई व्हीकल्स की तरफ मूव कर रही थी, तो इनका स्मार्ट मूव था। लेकिन अब अगर स्पेस ट्रैक्शन पकड़ी तो टाटा केमिकल सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट पे नजर आएगा। और मेरे ख्याल से पेरेंटेज के लिहाज से जितने नाम लिए उसमें सबसे बेहतर तो पेरेंटेज इसी का है। 540 545 के टारगेट्स। बिल्कुल, मतलब आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के छेड़ना, तो मैं अरे जब से मैंने वो टेस्ला के मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिशमेंट की खबर सुनी है, मुझे लगता है ये अब गेम होना है। तो ये कह रहा हूँ आपसे, एक फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हम लोगों को एक इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक ऑटो पे एक शो करना चाहिए। एक बहुत बड़ी चीजें डेवलप हो रही है हिंदुस्तान में, लोगों को पता नहीं है। ओला और सीमेंस मिलके तमिलनाडु में सबसे बड़ा प्लांट हिंदुस्तान में लगा रहे हैं टू व्हीलर्स के लिए। ओला टू व्हीलर्स का होगा, टू व्हीलर का होगा, ओला मोबिलिटी शुरुआत में। और ये सीमेंस के साथ क्यों हो रहा है? सीमेंस मैन्युफैक्चरिंग, सीमेंस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म देंगे और ओला की यूनिट होगी। इतने चेंजेस हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक को लेके हो रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। ओला के अपने कंजम्पशन के लिए व्हीकल्स बना रही है, ओला बेचेगा भी और अपने कंजम्पशन के लिए मैं भी बता रहा बेचेगा हूँ भी। ये इंडस्ट्री इट्स में वेरी बिग, हाँ, अपमैनशिप वाला गेम है। किसने समय से पहले ट्रेंड को पकड़ लिया, क्योंकि अब वो हिस्ट्री जो थी कि फला पैसेंजर व्हीकल गाड़ियां सबसे अच्छा बनाता है, ये बनाता है, अब गेम चेंजर है। इसमें बहुत रीजिंग होना है, वो समय आ चुका है, इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्पेस है। इलेक्ट्रिक बहुत स्मार्टली दाव लगाना है आपको, सही कंपनी विस्तार से एक दिन चर्चा करनी चाहिए इसमें कि इलेक्ट्रिक पूरा गेम चेंजर है। ऑटो इंडस्ट्री पूरी बदल जाएगी अगले 5 साल में, ये बात आप नोट कर लीजिए, याद करेंगे आप कभी भी। चलिए खैर, अब फटाफट टीम बताते हैं। हमारी टीम में हमने तो सब रिजल्ट वाले रखे हैं। साइंट मिड कैप IT कंपनी है, इसने जो नतीजे पेश किए उसमें इनकी जो रेवेन्यूज़ हैं वो 5-6% बढ़े, लेकिन प्रॉफिट में 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए जो दिग्गज IT कंपनी ने उन्होंने तो आउट परफॉर्म किया है। आप TCS को देखिए, इन्फोसिस, ज़बरदस्त रिजल्ट थे, वो बढ़ गए। लेकिन जो मिड कैप ITs हैं वो भी उसी लीग में है, वो बहुत पीछे नहीं है, इसलिए इसमें खरीदारी करके चलना चाहिए। IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एक और मोनोपोली बिजनेस है। इनके सामने तो कोई है ही नहीं। इनको भी देखिए आप 38% रेवेन्यूज बढ़ाया और 40% प्रॉफिट बढ़ा लिया इन्होंने। ये कंपनी एक्चुअली बहुत अंडर वैल्यूड है। आप इसकी बैलेंस शीट जाके देखेंगे तो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, और हर क्वार्टर में ऐसे ही नतीजे पेश कर रहे हैं। तो IEX में भी नतीजा रखना चाहिए। टेक्सटाइल कंपनी जो बहुत दबी कुचली मरी पड़ी थी, उसमें रिवाइवल देखने को मिला। संगम इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ, 41% इनके रेवेन्यूज बढ़े हैं और 350% प्रॉफिट इनका बढ़ के आया है। यानी आप कह सकते हैं घाटे से कंपनी मुनाफे में आ गई है। तो टेक्सटाइल में वैसे ही बातचीत काफ़ी चल रही है कि इसको ठीक किया जाएगा, तो वहाँ पे हमें लगता है कि फोकस करना चाहिए। और चूंकि आप 5 स्टॉक बचा चुके हैं, तो 5वां स्टॉक मेरा है म्यूजिक ब्रॉडकास्ट, जो रेडियो स्टेशन चलाते हैं। नतीजों के साथ इनमें एक बहुत अच्छी बात की, इनका एड वॉल्यूम जो विज्ञापन चलते हैं ना, 9% की ग्रोथ उसमें देखने को मिली है। पैंडेमिक दौरान एडवर्टीजमेंट बहुत कम हो गए थे, लेकिन अब वो बढ़ते हुए हैं। टॉप लाइन जो है 40 करोड़ पहुंच गई है, जो Q2 में 30 करोड़ थी। यानी सीधे यहाँ पे करीब 33% की ग्रोथ देखने को मिली। एबिटा भी जो है इनका 4 करोड़ से ऊपर निकल गया है, और प्रॉफिट जो है बढ़ गया है, वो प्री कोविड लेवल को पार कर गया है। तो हमें लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए। म्यूजिक ब्रॉडकास्ट में छोटा टिकट साइज का स्टॉक है, अच्छी रैली आपको दे सकता है। 5 मेरे भी हो गए। सॉरी, मैंने एक साथ बोल दिया था क्योंकि एक कड़ी में जोश में आ गया तो सारे उतार दिए। डिपेंडेबल के तौर पे जो स्टॉक है, आपने कुछ दिन से टायर स्टॉक्स मेंशन करे, हर दिन नंबर्स के दम पर। आज शायद जेके टायर्स पे स्टॉक मार्केट रिएक्ट कर रहा होगा। स्टॉक्स में सारी तेजी है, गजब कर रही है टायर कंपनी, बाजार को पॉजिटिवली सरप्राइज कर रही है। तो अब उससे जुड़ी कंपनी आप सुनिएगा। डिपेंडेबल के तौर पे मैं लेकर आया हूं नोसिल, नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, जैसे हम नोसिल जानते हैं। 165 के साल के हाईज हैं स्टॉक के, और ये स्टॉक अच्छे खासे कंसोलिडेशन के फेज से गुजरता हुआ आपको नजर आएगा। ये कंपनी लार्जेस्ट रबर केमिकल मैन्युफैक्चरर है, इनफैक्ट एक रबर केमिकल की जायंट है। लार्जेस्ट रबर केमिकल मैन्युफैक्चरर इस देश की, सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड 22 कहा जाता है इसके पास केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, इसीलिए सबसे बेहतरीन डाइवर्सिफाइड मिक्स कहा जाता है।
हिंदुस्तान का जो पूरा ये नौसेल की आपने मोमेंटम को हमारे साथ राइड करा है। हम लोगों ने कितनी बार इस स्टॉक को मेंशन करा है, इसको बड़ा बड़ा दर्जे दिए थे और डबल डिजिट से देखिए स्टॉक कहां आके खड़ा हुआ है। और ये स्टॉक हुआ है, जब मैंने प्रेजेंट करा था तब मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि रबर केमिकल्स के स्पेस में 40 से 45% डोमेस्टिक मार्केट शेयर किसी एक कंपनी के पास है तो वो नौसेल है। कंटिन्यूसली इसके बावजूद आज भी ये कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है, इस तरह से अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रही है, सीमेंट कर रही है। मुझे लगता है टायर कंपनीज की रैली को बुलाने का एक और तरीका हो सकता है नौसेल। आप लोगों की स्क्रीन पर बढ़िया कंसोलिडेशन के फेज के बाद आ रहा है स्टॉक। अच्छा, डिपेंडेबल ब्याज में एक होल्डिंग कंपनी ली, बजाज होल्डिंग्स। बजाज स्टॉक सारे ऑन फायर, इसीलिए रिजल्ट भी आए इसके। ओके। बजाज होल्डिंग के रिजल्ट्स भी आए। 16% की रेवेन्यू बढ़ी, 113 करोड़ पे गया है और मुनाफा तो इनका काफ़ी बढ़ा है, 23% के आसपास। उसमें बहुत गजब की ग्रोथ आई है क्योंकि जो इनके अंडरलाइंग बिजनेसेस हैं जिसको ये होल्ड करते हैं वहाँ पे सॉलिड ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो इसको रखना चाहिए। और होल्डिंग कंपनीज पे आप जाके देखिए तो डिस्काउंट पे ट्रेड करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कितने डिस्काउंट पे ट्रेड करना चाहिए? होल्डिंग कंपनी दो तरह की है, एक जिनका अपना भी बिजनेस है, एक खाली डिविडेंड पे है। तो दोनों ही कंपनियों में आप देखेंगे तो जो हैवी डिस्काउंट चल रहा है वो कैचअप करता हुआ दिख रहा है क्योंकि अंडरलाइंग बिजनेस आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। तो बजाज होल्डिंग इसीलिए लिया क्योंकि इसके अपने भी नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं और डिविडेंड इनकम तो ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे खड़ा हुआ है। तो 6 मेरे भी पूरे हो गए। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से जब लौट के आएंगे तो फ्री हिट और डिजिटल्स।